प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम की गुवाहाटी पहुंचे। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और पीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। देखिए कुछ दृश्य। पीएम मोदी प्लेन से उतरते हैं। डिडवाना के मेगा हाईवे पर बाइक पर सवार होकर एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बस को आग लगा दी, जिसके कारण सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई। यातायात जाम हो गया। सूचना मिलने पर डिडवाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतक के शव को बांगर अस्पताल भेज दिया गया। आदत देखो था कि परसाद बनते गए फोटो ले ली। गाड़ी मोडगेट मध्ये तो यार वेग वाढतो। पहुंचे सीएम योगी। कहा कबीर के बगैर मगहर नर्क है। 360 करोड़ की 114 परियोजनाओं की दी सौगात। संत कबीर नगर जिले के कबीर मगहर महोत्सव के समापन समारोह पर 591 जोड़ों के विवाह समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और 360 करोड़ की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने सामूहिक विवाह योजना सहित सरकार की अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यह सरकार की कल्याणकारी योजनाएं लोगों के जीवन में बदलाव की महत्वपूर्ण कारक बन रही हैं। आज यहाँ आया हूँ तो लगता है कि कबीर के बगैर तो मगहर सचमुच नर्क है। सीएम करीब 3:20 बजे कबीर चौरा पहुंचे। इसके बाद वह संत कबीर की निर्वाण स्थली में मजार व समाधि पर पहुंचे और दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने सामूहिक विवाह में 600 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। आगे सामूहिक कन्या विवाह पर क्या बोलते हैं, सुनिए। अब सोचिए 600 बालिकाओं की शादी दहेज मुक्त विवाह। दहेज माँ बाप नहीं देंगे। खाने पीने की व्यवस्था माँ बाप को नहीं करनी है। ये कनाज तंबू ये जितना भी ताम झाम है सब माँ बाप को नहीं करना है। ये सारी व्यवस्था सरकार करेगी। 51,000 रुपए हर जोड़े की शादी के लिए, जिसमें से 35,000 रुपए बालक बालिका के खाते में जमा कर दिया जाता है। 10,000 रुपए का सामान बालिका और बालक के लिए खरीदे जाते हैं और 6,000 रुपए खाने पीने आदि व्यवस्था में यहाँ पर खर्च हो रहे हैं। 51,000 रुपए हर जोड़े को शादी ब्याह के लिए सरकार उपलब्ध करवा रही है। यह एक बड़ा कार्यक्रम और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम की कड़ी में उत्तर प्रदेश की योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना,
बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई की व्यवस्था, और वह शादी योग्य होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से इसी प्रकार का भव्य समारोह। आप मुझे बताइए, किसी की बारात में इतनी भारी संख्या आती है क्या? आप सोचिए, 600 बालिकाओं की शादी, दहेज मुक्त विवाह। कांग्रेस नेता डीके सुरेश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं, बीजेपी डीके बयान की निंदा करती है। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा या भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। डीके सुरेश के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि यह भारत तोड़ो यात्रा है। इस बयान को राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस शांत रहती ऐसा करती है तो उनके बयान का समर्थन करती है। आगे सुनिए, लखनऊ कांग्रेस नेता डीके सुरेश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कहते हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद डीके सुरेश ने जो बयान जारी किया उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही निंदा करती है, कठोर शब्दों में निंदा करती है, और कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देनी चाहिए कि राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन डीके सुरेश के बयान से स्पष्ट हो गया है कि भारत तोड़ो यात्रा है। इस बयान के आधार पर हम कह सकते हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस प्रकार के बयान आते हैं जो देश में विद्वेष की भावना फैलाते हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जो खड़गे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सुपुत्र ने इस प्रकार का बयान जारी किया था जो उत्तर भारत के खिलाफ था, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकार का निंदनीय बयान दिया। आज तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका कोई भी खंडन नहीं आया है। इस बयान का तत्काल खंडन करना चाहिए। राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और खड़गे जी को बताना चाहिए कि इस डीके सुरेश के इस घृणापूर्ण बयान का वो समर्थन करते हैं, उनका स्टैंड क्या है, और एक मिनट भी उनको संसद सदस्य बने रहने का हक नहीं है। इस प्रकार की बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और इसका मतलब वो, अगर वो साइलेंट है, इसका मतलब उनका डीके सुरेश का बयान का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है। इस प्रकार की बयान की भारत में कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरे देश को एक मानती है, राष्ट्र प्रथम का नारा लेकर के चलती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी व्यक्ति प्रथम, फिर पार्टी प्रथम, उसके बाद देश को रखने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश प्रथम को आगे के लेकर चलती है। इन बयानों से स्पष्ट हो गया है, कांग्रेस पार्टी पहले सत्ता को प्रथम मानती है, बाद में देश को। विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी और बीजू जनता दल बीजेडी को राजनीतिक साझेदार बताते हुए दोनों दलों के बीच गुप्त रूप से गठबंधन होने की बात कही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अपना मित्र कहकर संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में आईआईएम संबलपुर के स्थायी परिसर के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान पीएम ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अपना दोस्त कहकर संबोधित किया। पीएम ने अपने सार्वजनिक संबोधन में बीजेडी पर निशाना साधने से परहेज भी किया। पीएम के इस रवैये ने चुनावों से पहले बीजेडी-बीजेपी मित्रता की बढ़ती अटकलों को हवा दी है। पीएम मोदी ने आईआईएम संबलपुर स्थायी परिसर में आधिकारिक कार्यक्रम में अपने उद्घाटन भाषण में कहा, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास जी, मुख्यमंत्री और मेरे मित्र नवीन पटनायक जी, यह ओडिशा में विकास की यात्रा में एक उल्लेखनीय दिन है। पीएम ने ओडिशा के लिए 68,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आगे पीएम मोदी क्या बोल रहे हैं, सुनिए। निर्देशक प्रोफेसर महादेव जायसवाल, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज ओडिशा की विकास यात्रा के लिए बहुत ही अहम दिन है। मैं ओडिशा के लोगों को करीब 70,000 करोड़ रुपए के इन विकास प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें शिक्षा, रेल, रोड, बिजली,
पेट्रोलियम से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का लाभ ओडिशा के गरीब, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी, किसान यानी समाज के सब वर्गों को इसका लाभ होगा। ये परियोजनाएं ओडिशा में सुविधाओं के साथ साथ यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर भी लाने वाली है। साथियों, आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं और उन्हें ओडिशा की इस महान धरती से समस्त देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमने ओडिशा को शिक्षा का, कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए। बीते दशक में ओडिशा को जो आधुनिक संस्थान मिले हैं, शिक्षा संस्थान मिले हैं, वो यहां के युवाओं का भाग्य बदल रहे हैं। आयसर ब्रह्मपुर हो या भुवनेश्वर का इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ऐसे अनेक संस्थान यहां स्थापित किए रत्न उन आलोचकों को जवाब है जो कहते थे कि मोदी ने अपने राजनीतिक गुरु को किनारे लगा दिया है। राम मंदिर कार्यक्रम में न्योता के बाद भी आडवाणी नहीं पहुंचे थे। इसे भी आलोचकों ने इस रूप में देखा कि मोदी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है। नई दिल्ली, शनिवार का दिन भाजपा के फायर ब्रांड नेता रहे और देश के पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी के लिए किसी खास दिन से कम न था। उनके नेतृत्व में राजनीति का ककहरा सीखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनके जीवन की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा दे दी। शिष्य यानी पीएम मोदी ने अपने गुरु आडवाणी को भारत रत्न से नवाजे जाने की जैसे ही खबर बताई, विपक्ष और तमाम आलोचकों के मुंह पर जैसे ही ताला लग गया। पीएम मोदी ने एक ही बार में यह मास्टर स्ट्रोक खेल सभी विरोधियों को चित्त कर दिया। आलोचकों या विरोधियों की एक आम राय बन चुकी थी कि जिस आडवाणी ने 2002 में गुजरात दंगों के बाद मोदी की सीएम की कुर्सी बचाई, उन्हें ही पीएम ने साइडलाइन कर रखा है। 22 जनवरी को राम मंदिर प्रतिष्ठा के दिन भी एलके आडवाणी की अनुपस्थिति ने सवाल खड़े किए। राम मंदिर आंदोलन का पुरोधा माने जाने वाले आडवाणी के न होने से सवाल उठे, पर उनका न आना खराब स्वास्थ्य था। आडवाणी को भारत रत्न उन आलोचकों को जवाब भी है जो कहते थे कि मोदी ने अपने राजनीतिक गुरु को किनारे लगा दिया है। आडवाणी को भारत रत्न पीएम मोदी ने दी। गुरु दक्षिणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से बताया कि
कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात भी की और उन्हें यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने आगे कहा, हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनका संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर। एल.के. आडवाणी ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का धन्यवाद किया। कहा कि इदम न मम, यह जीवन मेरा नहीं, मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के लिए समर्पित है। आडवाणी ने आगे कहा कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने के बाद से जीवन में मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली उसे निभाते हुए अपने प्रिय देश की समर्पित और निस्वार्थ सेवा करने में ही मुझे खुशी मिली। आडवाणी पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के जरिए बीजेपी को राजनीतिक रूप से स्थापित किया। उन्होंने 1980 में पार्टी की सह स्थापना की और 3 बार पार्टी अध्यक्ष। श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ CLIA, राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन CASAGC 2024 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का विषय न्याय दिलाने में सीमा पार चुनौतियां हैं। इस सम्मेलन में अन्य मुद्दों के अलावा कानून और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों जैसे न्यायिक परिवर्तन और वकालत के नैतिक आयामों, कार्यकारी जवाबदेही और मौजूदा कानूनी शिक्षा में बदलाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने CLIA, राष्ट्रमंडल, अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का उद्घाटन करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसमें दुनिया भर के प्रमुख कानूनी पेशेवरों की भागीदारी देखी गई और 1.4 अरब भारतीय नागरिकों की ओर से सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का स्वागत किया गया। उन्होंने विदेशी मेहमानों से जोर देते हुए कहा, मैं आपसे अतुल्य भारत को पूरी तरह देखने का आग्रह करता हूं। सम्मेलन में अफ्रीकी प्रतिनिधियों की उपस्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी संघ के साथ भारत के विशेष संबंधों पर प्रकाश डाला और गर्व व्यक्त किया कि अफ्रीकी संघ समूह भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 का हिस्सा बन गया। उन्होंने कहा कि इससे अफ्रीका के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर के कानूनी बिरादरी के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए कुछ दिन पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह और सितंबर में भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उल्लेख किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस तरह की बातचीत न्याय प्रणाली के कामकाज का जश्न मनाने के साथ साथ बेहतर और अधिक कुशलता से न्याय दिलाने के अवसर पैदा करने का माध्यम बन जाती है। प्रधानमंत्री ने भारतीय परंपरा में न्याय के महत्व पर जोर देते हुए एक प्राचीन भारतीय कहावत न्याय मूलम स्वराज्यम स्यात् का उल्लेख किया, जिसका अर्थ है कि न्याय स्वतंत्र स्वशासन का मूल है और न्याय के बिना किसी राष्ट्र का अस्तित्व भी संभव नहीं है। आज के सम्मेलन के विषय न्याय दिलाने में सीमा पार चुनौतियां पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने आज की तेजी से बदलती दुनिया में विषय की प्रासंगिकता पर जोर दिया और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई देशों को एक साथ आने की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, जब हम सहयोग करते हैं तो हम एक दूसरे की व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अधिक समझ से अच्छा तालमेल बनता है, अच्छे तालमेल से बेहतर और जल्द न्याय मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसलिए ऐसे मंच और सम्मेलन महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने हवाई और समुद्री यातायात नियंत्रण जैसी प्रणालियों के सहयोग और परस्पर निर्भरता का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें जांच करने और न्याय दिलाने में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करते हुए सहयोग किया जा सकता है, क्योंकि जब हम एक साथ काम करते हैं तो अधिकार क्षेत्र बिना देरी किए न्याय देने का एक उपकरण बन जाता है। हाल के दिनों में अपराध की प्रकृति और इसके दायरे में दिख रहे बड़े बदलावों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई देशों में अपराधियों के बनाए गए विशाल नेटवर्क और फंडिंग तथा संचालन दोनों में नवीनतम तकनीक के उपयोग की ओर इशारा किया। उन्होंने इस सच्चाई की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित किया
कि एक क्षेत्र में आर्थिक अपराधों का उपयोग दूसरे क्षेत्रों में गतिविधियां चलाने के लिए फंड मुहैया कराने में किया जा रहा है और इससे क्रिप्टोकरेंसी और साइबर खतरों के बढ़ने की चुनौतियां भी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 21वीं सदी के मुद्दों को 20वीं सदी के नजरिए से नहीं निपटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कानूनी प्रणालियों को आधुनिक बनाने, प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और अनुकूल बनाने सहित पुनर्विचार, पुनर्कल्पना और सुधार की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्याय प्रणाली को अधिक नागरिक केंद्रित बनाए बिना सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि न्याय प्राप्त करने में आसानी न्याय दिलाने का स्तंभ है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने समय को याद करते हुए बताया कि शाम की अदालतों की शुरुआत से जनता को दिन भर के अपने कामकाज के बाद अदालती सुनवाई में भाग लेने में मदद मिली। यह एक ऐसी पहल रही जिससे लोगों को न्याय तो मिला ही, उनके समय और धन की भी बचत हुई। सैकड़ों लोगों ने इसका लाभ उठाया। प्रधानमंत्री ने लोक अदालत की प्रणाली के बारे में बताते हुए कहा कि इससे सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े छोटे मामलों को सुलझाने का बेहतर तंत्र मिलता है। यह मुकदमेबाजी से पहले की ऐसी सेवा है जहां न्याय दिलाने में आसानी सुनिश्चित करते हजारों मामलों का समाधान किया जाता है। उन्होंने ऐसी पहलों पर चर्चा करने का सुझाव दिया जिससे दुनिया भर में न्याय दिलाने में आसानी हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।